अब साइड हुई। हम्म। अब साइड हुई। दोनों क्यों दिख रहे हैं? हम्म। अब साइड हुई। अब साइड हुई। Hello, dear students. Hope you all guys are fit and fine. Audio is fine. AV is fine. Okay, fine. Yes. So due to some technical glitch, थोड़ा सा डिले हो गया था. Okay, fine. So dear students, कल हमने यूपीएससी से ग्राउंड रिपोर्टिंग से ऐसे पेपर की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी. पेपर वाज वेरी ऑसम एंड ऑफ वेरी फिलोसॉफिकल नेचर. मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं. एंड इन टुडे सेशन, मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप लिंक्स को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे. इन टुडे सेशन मैं और आपके हिस्ट्री के शिवेन सर, अभी मैं सर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा थोड़ी देर में, हम दोनों लोग मिलके और पूरे कंप्लीट जीएस पेपर 1 क्या क्वेश्चन आए, व्हाट वाज द ट्रेंड, हाउ यू हैव टू अप्रोच ऑल दिस क्वेश्चंस, हम इस पे आपसे बात और चर्चा करने वाले हैं. ठीक. तो आपकी एक्साइटमेंट मैं समझ पा रहा हूं कि आप जानना चाह रहे हैं कि सर ज्यादा समय न लगाएं और जल्दी से सेशन को स्टार्ट करें. सी हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं उसके पहले जीएस पेपर 1 में कैसे क्वेश्चन आए उस पर बात करने के लिए मैं शिवेन सर आपको इनवाइट कर रहा हूं. शिवेन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जल्दी से जुड़े. नमस्कार सर. नाउ मैं शिवेंद्र आपके सामने हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस. और ये पेपर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, सोशल इश्यूज वगैरह के. साथ ही साथ सर हमारे साथ जो हैं वो बाकी सारे सेगमेंट ज्योग्राफी वगैरह आपको डिस्कस करेंगे. तो हम दोनों मिलकर इस पूरे सेशन को देखने वाले हैं. ये पेपर कैसा आया, क्या अभी तक का पैटर्न रहा है, और इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. नाउ अगर मैं शुरुआत करूं तो हिस्ट्री के पेपर से मैं शुरुआत करूंगा. और हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग देखें तो जो पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड रहा है कि पिछले 5-6 सालों में लगभग 6 क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन लगभग फिक्स रहे हैं कि हिस्ट्री से आते ही आते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन 250 वर्ड्स के हुआ करते हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे 150 वर्ड्स के होते हैं. और उसी ट्रेंड को इस बार भी मेंटेन किया गया है. नाउ अगर हम लोग देखते हैं कि यहां पर इस बार का एक ट्रेंड जो हमको देखने को मिल रहा है, जो कि अंतर डालता है, वो पहले वालों से अभी में एक छोटा सा अंतर आया है. नाउ अगर मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर लूं तो वहां से वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आए थे. आर्ट एंड कल्चर से, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड था. नाउ आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन आए थे. चोला और पल्लव के बारे में आया था क्वेश्चन. मॉडर्न इंडिया से क्विट इंडिया मूवमेंट और मिसलेनियस एक क्वेश्चन आया था. नाउ एक मिसलेनियस मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा सेगमेंट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, उसके अपार्ट भी एक ट्रेंड देखा गया है जो हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में. और वो क्वेश्चन हमारे एंशिएंट इंडियन का कोई कल्चरल साइड लेकर या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइड को लेकर, राइट, या ऐसे किसी सेगमेंट को लेते हैं जो कि बेसिकली एंशिएंट मेडिवल में आपने पढ़ा है.
राइट नाउ उनका डायरेक्ट लेना देना आर्ट एंड कल्चर से नहीं होता है, इसीलिए मैंने उसको मिसलेनियस बोला कि ये एक ट्रेंड रहा है। मिसलेनियस क्वेश्चन पिछले बार एक जो आया था वैदिक सोसाइटी के ऊपर में आया था, वैदिक कल्चर के ऊपर में। नाउ इस बार भी हम लोग देखते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चन एक आया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से भी हम लोग देखते हैं तो दो क्वेश्चन हम लोग को दिख जाते हैं, राइट और मॉडर्न इंडिया से भी एक क्वेश्चन दिखते हैं। तो एक अगर हम लोग बड़े अच्छे से देखें तो ये 6 क्वेश्चंस जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट तो अगर हम लोग बात करें इस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स का, तो क्वेश्चन को इन अ फर्स्ट लुक अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन को इस बार जो एक सिंपल सा नजर आता है कि नाउ यूपीएससी वांट्स समथिंग एल्स। नाउ समथिंग एल्स का मतलब यह है कि वो बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ओर नहीं जा रहा है, राइट और इसीलिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस जो है वो काफी जनरलिस्टिक इन नेचर हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सोच रहे थे कि ये क्वेश्चंस आने चाहिए। जैसे आपको मैं लेकर आऊं और थोड़ा दौरा कराता हूं आपको पहले क्वेश्चन की ओर में। नाउ पहले क्वेश्चन की ओर अगर आप हम लोग चलते हैं तो यहां पर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर नॉट सिविलाइजेशन एज सच। तो आर्किटेक्चर के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। नाउ दिस वाज अ प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। नाउ इसलिए कि अगर 15 इयर्स का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वहां पर हड़प्पन टाउन प्लानिंग के ऊपर में और आर्किटेक्चर के ऊपर में क्वेश्चंस जो है वो ऑफन पूछे जा चुके हैं। नाउ इधर के 5 इयर्स 6 इयर्स में ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन जो था वो बन रहा था और उसी ट्रेंड को मतलब वी हैड गेस्ड राइट एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज सरफेस्ड दिस टाइम in the examination, right? And it's a question that is quite easy. Now obviously अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर में तो ये कहता है कि डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। हड़प्पन आर्किटेक्चर का मेन फीचर जो था वो था द यूज ऑफ, ऑब्वियसली किस चीज का, तो ब्रिक्स का यूज जो है वो मेन फीचर था इसका, और वो भी किसका, बर्न्ट ब्रिक्स, क्योंकि इससे पहले मड ब्रिक्स वगैरह का यूज तो पहले और भी जो कल्चर चैल्कोलिथिक एरा में भी होना शुरू हो गया था, और इवन मड ब्रिक्स का यूज हम लोग को नियोलिथिक साइट्स में जो है मेहरगढ़ वगैरह से भी मिलता है, लेकिन द फर्स्ट यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, राइट वो यहां पर हुआ। दूसरा बहुत बड़ी स्पेशलिटी इसकी एक चीज थी कि द टाउन प्लानिंग में दो तरह के स्ट्रक्चर, द अपर टाउन जो कि सिटाडेल से जो है वो किया हुआ, और दूसरा जो है वो हम लोग देखते हैं कि इस अपर टाउन में मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे, जैसे ग्रेट ग्रैनरीज हो, ग्रेट बाथ हो, राइट या असेंबली हॉल्स हो, ऐसे बने हुए थे। नाउ इनके स्ट्रक्चर में जो यूज किया गया था, टेक्निकल अगर आर्किटेक्चरल टर्म्स आपको यूज करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि बीम एंड पिलर्स का यूज किया गया है। नाउ बीम्स एंड पिलर्स जो थे ये इसके फीचर थे, आर्किटेक्चरल फीचर, राइट जो कि हम लोग देखते हैं दिस इज आल्सो देयर इन मेसोपोटामियन कल्चर। नाउ यहां पर थोड़ा सा हम लोग का मिलता भी है इंडस वैली में। नाउ जो सिटाडेल के बाहर जो सिटी थी जो अनफोर्टिफाइड थी वो कॉमन सिटी थी, ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई। नाउ हाउसेस जो थे वो 2 स्टोरी टू 3 स्टोरी हुआ करते थे इसमें, और यहां पर हम लोग जब देखते हैं कि ये 2-3 स्टोरी हाउसेस हैं प्लस वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम है, एक कोर्ट यार्ड है, ओपन कोर्ट यार्ड है। नाउ साइड में उनका जो है वो विंडोज एंड डोर्स है, सिर्फ लोथलिक साइट है जहां पर आपका पीछे में डोर्स खुलते हैं, विंडो को डोर नॉट डोर्स विंडोज खुलते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं तो ये डिफरेंट फीचर्स थे जो आपको मेंशन करने थे यहां पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आर्किटेक्चर के उसके डिफरेंट आयाम्स को लिखने थे। यूज ऑफ ब्रिक्स आप यूज कर लिख सकते हैं, वहां पर एक बढ़िया सा डायग्राम बनाकर 3 तरह का यूज आप बता सकते हैं कि भाई 3 तरह का यूज होता था ब्रिक्स। एक नॉर्मल ब्रिक्स जिसका अगर हम कहें तो 4:2:1 का रेशियो हुआ करता था। देन वी हैव कर्व्ड ब्रिक्स, राइट
जो कि यूज होता था कर्व्ड ब्रिक्स कहां पर, वेल वगैरह में। एल शेप्ड था जो कॉर्नर्स में यूज होते थे। तो इस तरह से कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स जो है आप उसमें मेंशन कर सकते थे। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आऊंगा मैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मैंने एक बात बोली कि मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपका एंशियंट या मेडिवल से। नाउ सेम चीज यहां पर किया गया है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, राइट। नाउ अब यहां पर जो अगर हम लोग देखते हैं कि वर्ड जो है वो एक बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया गया, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। नाउ सिंक्रेटिज्म में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। सिंक्रेटिज्म कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। सिंक का मतलब होता है एक समान करना, यानी कि जो डिफरेंट जो है, राइट, जो डिफरेंट रिलीजन थे उस समय में उसके साथ सिंक को मिलाना। ना इसके लिए आप बहुत खूबसूरत ओपनिंग दे सकते हैं। अकबर का सुलह ए कुल पॉलिसी, द अकबर सुलह ए कुल पॉलिसी। नाउ अकबर सुलह ए कुल पॉलिसी जो है दैट इज पीस विथ ऑल, राइट। नाउ दिस कंप्लीटली डिफाइंस दिस किसको, तो हमारा रिलीजियस सिंक्रेटिज्म ऑफ अकबर। और यहां पर हम लोग उसके सारे बात करते चलेंगे कि हाउ ही रिमूव्ड द पिलिग्रिमेज टैक्स, कैसे हटाया उसने। नाउ कैसे उसने काउ स्लॉटर्स जो है वो बैन कराया टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज। नाउ इसी तरह से द मोस्ट डिग्निफाइड वर्क ऑफ रिमूविंग the jizya for the first time in a medieval era, and that was in 1564 जब वो जजिया को हटाता है, राइट। इसके साथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, अगर हम लोग बोले इबादत खाना फॉर रिलीजियस जो है डिस्कोर्स के लिए, जहां पर अदर रिलीजन के लोगों को भी वहां पर बताया जाता है, अलग अलग प्रोफेसीज ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर बीइंग डिस्कस्ड आउट देयर, राइट। एंड ऑब्वियसली द मजहरनामा, ऑब्वियसली द पीक में आपको वहां पर अकबर का दीन इलाही या तौहीद इलाही, एंड इट वाज बेसिकली द चीज फ्रॉम all good things that is there in different religion that is incorporated in din ilahi or tawhid ilahi as such। now उसके बारे में तो ऐसे इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए आपको लिखना था कि कैसे उसने हिंदू ही नहीं, साथ ही साथ जैन के साथ क्रिश्चियन मिशनरी फादर मॉन्सरेट वाज देयर इन हिज कोर्ट, जो एक पोर्टुगीज जेसुइस्ट थे, राइट। तो इन चीजों को कर कर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आप इसको लिख सकते हैं, राइट। तो एक बार फिर ये रिलीजियस जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिसलेनियस में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन एक आसान क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आई होप मेरे बच्चे सब आप लोगों ने दिया होगा इसका आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन की ओर मैं आऊंगा, राइट। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका है कि the sculpture filled the Chandela art form with resilient vigor and breath of life, elucidate। now अगर हम लोग बात करें चंदेल के स्कल्पचर की, अगर हम लोग बात करें चंदेल स्कल्पचर की, तो चंदेल जो हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड में राजपूतों की एक डायनेस्टी। नाउ इनका इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास है, गोल्डन चैप्टर है, खास करके आर्किटेक्चर में एंड स्कल्पचर में। नाउ आर्किटेक्चर की बात अगर हम लोग करते हैं तो आर्किटेक्चर में हमें बहुत ही सिंपल दिखाई देता है कि हमारे नगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर का जो बेस्ट स्पेसिमेन, द मोस्ट मामोथ एंड जायजेंटिक स्पेसिमेन जो है वो हमारे सामने आता है, और वो हमारा आता है कांदेरिया महादेव टेम्पल विच इज देयर, जो इनके आर्किटेक्चरल पीक कहा जाता है नगर स्टाइल का, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ चंदेलास। नाउ अब जो टेम्पल्स थे, फॉर डेकोरेटिंग दोज टेम्पल्स द चंदेलास हैव कार्व्ड n number of beautiful sculptures, राइट। तो चंदेलों ने बहुत ही खूबसूरत जो है वो स्थापत्य कला का उन्होंने उदाहरण दिया है। और यहां पर उन्होंने जो मूर्ति कला उनकी जो है वो विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये एक गुप्त कला के ऊपर इन लोगों ने अपने जो रीजनल स्कल्पचरल फॉर्म्स थे उनको इनकॉर्पोरेट किया,
नाउ एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब हम बात करते हैं चंदेल स्कल्पचर की, तो चंदेल स्कल्पचर में एक चीज बहुत अच्छी सी आती है, और वो है कि एक ये हम लोग काफी बार गूगल करते हैं खजुराहो को, विच वाज द मेन सेंटर ऑफ चंदेला स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एज सच। नाउ खजुराहो को हम लोग एरोटिक स्कल्पचर के लिए ज्यादा जानते हैं, जिसको अगर आप मतलब हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग मिथुना स्कल्पचर के रूप में कहते हैं उसको। नाउ मिथुना स्कल्पचर इज अ फॉर्म विच इज देयर इन नगरा स्टाइल, एंड यहां पर बहुत सारे एरोटिक स्कल्पचर हम लोग को मिलते हैं, जो चंदेला स्कल्पचर की एक खासियत रही है, वेयर द मेन एंड वुमेन आर इन कोहेबिशन पोजीशन एंड इन डिफरेंट सेक्सुअल पोस्चर दे आर इन। लेकिन it is just the 20% of the total sculpture as such। 80% जो है स्कल्पचर का वो सिर्फ इससे जुड़ा हुआ नहीं है। 80% ऑफ स्कल्पचर काफी खूबसूरत से कार्व किया हुआ अलग अलग टेम्पल, चाहे वो लक्ष्मण सेन टेम्पल हो या अलग टेम्पल हो, चाहे कांदेरिया महादेव टेम्पल हो, इन सबों में हम लोगों को देखता है। और यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो एक चीज था कि द Nagara style of temple architecture as well as the Gupta architecture, the Gupta period of sculpture reached its zenith during द चंदेला स्कल्पचर, क्योंकि इसके बाद एक खासियत ये रही कि चंदेला स्कल्पचर के बाद इंडिया में स्कल्पचरल डेवलपमेंट जो है वो हम लोग देखते हैं कि काफी खत्म होता चला जा गया, और इसके बाद मेडिवल में कुछ ही स्कल्पचर्स बने जो मुगल के टाइम में ही कुछ कुछ दिखते हैं, जो एक तो जहांगीर का एंड अदर्स, राइट। तो इसके बाद इसलिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्योंकि स्कल्पचर का अगर कोई एंड में अगर सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल था तो दैट वाज चंदेला स्कल्पचर, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसका बेसिकली 150 वर्ड्स थे, और इस 150 वर्ड्स वाले इन क्वेश्चंस का मैंने जो डिस्कशन किया यहाँ पर, इसका मकसद एक ही था कि हम लोग 1 2 3 3 क्वेश्चंस ये अभी देखते हैं, बाकी इसके बाद के क्वेश्चंस अजीत सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलते हैं अजीत सर के साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जितने हमारे लर्नर्स जो हमसे देर से जुड़े हैं और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम के पैटर्न को देख रहे हैं, हम उन विद्यार्थियों के लिए बता दें, एक क्विक ब्रीफ रिकैप करा दें। राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू ट्रेंड एनालिसिस एंड वेरी कॉम्पैक्ट डिस्कशन। हम इसका एक डिटेल डिस्कशन का सेशन अलग लेकर आएंगे, बिकॉज मैं आपकी एक्साइटमेंट समझ पा रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहली बार इस एग्जाम के पैटर्न को देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, फॉर दोज स्टूडेंट्स इन जीएस पेपर 1 वी आर गोइंग थ्रू द एनालिसिस and the very compact discussion of history, art and culture, geography and society. Fine? जिसमें 20 क्वेश्चंस कुल होने वाले हैं। ओके, सो देयर आर टोटल, जो लोग पहली बार देर से जुड़े हैं उन बच्चों के लिए, फॉर देम हम इसे देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस टोटल होने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में प्रिंटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 150 वर्ड्स के हैं, और 11 to 20 250 वर्ड्स में आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिसमें 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सर ने अभी शिवेन सर ने डिस्कस किया है, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वी विल फ्लिप। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी दिस इज द रिसेंट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी इज डूइंग। सी क्वेश्चन अगर ये ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी में आप इसमें क्लाइमेट चेंज, वाई एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, है ना। तो आप यहां देख रहे हो हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस। मैं साइड जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखेंगे। डिस्कस विथ एग्जाम्पल, क्या आप
क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? फॉर बोथ मीडियम, क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि। सी लेवल राइज इज वन इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वी हैव डिस्कस इन आवर क्लासेस। जो क्लासेस कर रहे हैं, climate change can be caused because of natural activity, can be caused because of anthropogenic impact. Both are responsible for climate change. तो यहां पे हम उस पे नहीं जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए आप, सो हाउ इट इज अफेक्टिंग मेनी स्मॉल आइलैंड नेशंस, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। यानी आप मालदीव के एग्जाम्पल ले सकते हो, किरिबाती का ले सकते हो आप, you can take example of Tuvalu, you can take example of Marshall Island. How even 1 meter rise in sea level is responsible for submergence of coastal area. See, while discussing biodiversity, we have discussed habitat loss and fragmentation is the main factor responsible for loss of biodiversity. Once sea level will rise, it will cause submergence of coastal areas, not only of a small island, but also for those countries having coastal areas. And if this island is located in tropical and subtropical region, and there is mangroves and corals, but obvious intense sea level will lead to habitat loss and fragmentation. This will cause coastal erosion, and habitat loss and fragmentation is the main factor responsible for loss of biodiversity. That means सी फूड का लॉस होगी, इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, मरीन फूड की लॉस होगी एंड इंपैक्ट ऑन फ्रेश वाटर सप्लाई एज वेल। एक तरफ मैंग्रोव हो रहा है, ठीक, इट विल लीड टू थ्रेट टू कल्चर। यानी आप कितने सारे इसके इफेक्ट्स डाल सकते हो। यू कैन टेक एग्जाम्पल, आप मालदीव के एग्जाम्पल ले सकते हो, आप किरिबाती के एग्जाम्पल ले सकते हो, आप मालदीव, आप कोरल आइलैंड के एग्जाम्पल ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिमिट आपको 150 वर्ड्स में। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड जो पॉलिटिकल चैलेंजेस। मैंने कहा ना, सी everyone is talking about climate change. अब आमतौर पर ये क्वेश्चन GS3 का था। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि नाउ द रिसेंट ट्रेंड ऑफ UPSC इज टू लिंक एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर। तो मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा, मैं आपकी एक्साइटमेंट समझ पा रहा हूं। सो प्लीज कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। What are non-farm primary activities? गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? How are these activities related to physiographic features in India? अब ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है? उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सी, अब कंटेंट आपके पास ज्यादा है, वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स, और आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको करना है। सो फर्स्ट सेगमेंट इज व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज? गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, वी आर टॉकिंग अबाउट, इन दिस केस अगर हम नॉन फार्म की बात करें, अबाउट डेयरी फार्मिंग, अबाउट फिशिंग, अबाउट पीसी कल्चर, है ना, अबाउट फॉरेस्ट्री, अबाउट सेरी कल्चर, अबाउट लैक कल्चर। तो जितने आपके जो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, अबाउट माइनिंग, अबाउट क्वेरिंग, यानी आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पे भी जा सकते हो आप। How are these activities related to physical features? But obvious. See, अगर आप हिमालयन रीजन की बात कर रहे हो, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हो, if we are talking about western ghats, if you are talking about eastern ghats,
तो जाहिर सी बात है, इफ यू टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बकरवाल्स, गद्दीस, गुज्जर्स, pastoral farming, pastoral grounds in Himalayan region, we can obtain for economic activities of forestry, timber, for medicine, for resin, for lac, for rubber. तो आप इन पे फोकस करोगे, हाउ दिस आर रिलेटेड टू। अगर यही बात आप इंडो गैंजेटिक प्लेन में आओगे, where we are talking about inland fisheries, land is fertile, settlement is static somewhere. So, but obvious for hilly terrain, for coastal region, for desert region, वही आप डेजर्ट में आओगे, सेमी एरिड रीजन पे जाओगे, बट ऑब्वियस द इंपैक्ट विल बी डिफरेंट, वेयर कंडीशन इज हार्श। अगर आप वही फॉर छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, for peninsular India region, where regions are having minerals, but obvious यहां पे कोलार गोल्डफील्ड की बात करें कर्नाटका की, आयरन ओर माइंस उड़ीसा की बात करें, but obvious activities will be variable depending upon physiographic features of India. क्या हुआ है? फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया जो आप डिटेल में पढ़ते हो, अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको करना है डिस्कस। ठीक, तो बहुत कॉम्पैक्ट मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करें, अगर हम आइलैंड की बात करें, बट ऑब्वियस तो आप देखोगे फॉर हिमालयन बेल्ट, फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, फॉर नॉर्थ वेस्टर्न थार डेजर्ट, फॉर आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, फॉर ईस्टर्न घाट्स, फॉर वेस्टर्न घाट, depending upon local physiographic conditions, but obvious non-farming primary activity will be vary. आपको एग्जाम्पल लेना है, कॉम्पैक्ट 150 वर्ड्स में केस स्टडी के साथ आपको मेंशन करना है और फाइनली आपको कंक्लूड करना है। ओके, सी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी, गवर्नमेंट स्कीम पीएम मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, COP21 to UNFCCC पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जब हमने ISA ब्रेन चाइल्ड ऑफ पीएम मोदी एंड मैक्रॉन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, देन दोनों ने लॉन्च किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज which are lying partly or completely between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, where sun rays are falling almost vertically and insolation is abundant. और हमने अपना टारगेट रखा टू गेट 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर, तभी से सोलर और ज्यादा चर्चा में आया। अब यहां पे आपको यू हैव टू फोकस ऑन बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। सी, जितना आपकी रिलायंस फॉसिल फ्यूल्स पे कम होगी, बट ऑब्वियस इंक्रीज इन कार्बन हैंडप्रिंट, डिक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट, है ना। आप जितना कार्बन हैंडप्रिंट बढ़ेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ अस टू आवर एनवायरमेंट, और जितनी कार्बन फुटप्रिंट घटेगी, that means we are contributing more and more solar energy. तो हमें इसके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे रिड्यूस इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी। अभी आपने देखा बिकॉज ऑफ द रेनफॉल NAQI of national capital is improved. Improvement through rainfall is example of natural capital or ecosystem services. Water conservation है ना, लैंड रिहेबिलिटेशन। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, सो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करेंगे, हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, है ना, बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करेंगे। बट ऑब्वियस टारगेट इज टू स्टेबलाइज
पावर जनरेशन। ठीक, तो यहां से इसको आप डिस्कस करेंगे, इन सारे एंगल्स बोथ इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ध्यान रखेंगे। इन 150 वर्ड्स यू हैव टू कंपाइल एवरीथिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देख के मुझे 2004-5 का दौर, अप्रोक्स 20 इयर्स बैक का दौर याद आ रहा है। थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं और थोड़ी छोटी सी कहानी भी सुन लें। नए नए टीचर बने थे, 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया का सुनामी आया हुआ था, और याद है मुझे 2005 में पूरे साल खूब डिटेल में व्हाट वाज ईपी सेंटर, व्हाट डज सुनामी मींस, हाउ इट इज जनरेटेड, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट ऑन द कोरल्स, इम्पैक्ट ऑन द मैंग्रोव्स। गाइस, पूरे साल पढ़ाया। बिलीव मी, 2005 की बात हो रही है, एक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन हाउ इट इज अनप्रेडिक्टेबल, सुनामी स्ट्रेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप देख पा रहे हो, है ना? सी हैव अ लुक। सो व्हाट आर सुनामीज? जापानीज टर्म सुनामी मींस सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं। सुनामी क्या है, वे कैसे और कहां बनती है, तो आप डिस्कस करोगे फ्रॉम द फोकस, द पॉइंट थ्रू विच अर्थक्वेक ओरिजिनेट। ठीक, व्हाट आर द कॉजेस? सिस्मिक इज द मेन वन। If in any region, say in the circum-Pacific belt called as ring of fire, if 70% of total volcanism is occurring in the region, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगी, वहां पे सुनामी राइज इन द सी वाटर, एब्रप्ट राइज। ध्यान सुनना, मेनली इट इज ड्यू टू अर्थक्वेक। लेकिन अगर अर्थक्वेक इज नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, सपोज लैंड स्लाइड हो गया, सपोज मेट्रोडिक इंपैक्ट हो गया, सपोज वॉल्केनिज्म हो गया, बट ऑब्वियस बिसाइड्स अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, meteoritic impact, they are also responsible for genesis of tsunami. What are their consequences? Explain with the help of example. जाहिर सी बात है, अभी देखा आपने, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक लॉस, है ना? सारे एनवायरमेंटल डैमेज, इकोलॉजिकल डैमेज, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, सब ध्यान रखेंगे। आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में कॉम्पैक्ट 150 वर्ड्स में इन सारी बातों को कंपाइल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपके सामने दिख रहा है, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? सी व्हाट लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें, मोदी गवर्नमेंट 1.0 2015, जब हम 100 स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे थे, टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड इंडियन सिटीज टू मेक इट सस्टेनेबल, टू मेक इट, अभी अर्बन पॉवर्टी अगर सेगमेंट को तोड़े हम, तो एड्रेस द इश्यू ऑफ अर्बन पॉवर्टी, और फिर आएंगे सेकेंड पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब स्मार्ट सिटीज मिशन और अर्बन पॉवर्टी को आप लिंक कर रहे हो, क्या चाह रहे हो आप? अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। क्या चाह रहे हो आप? स्लम डेवलपमेंट। क्या चाह रहे हो? एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, 24/7 वाटर सप्लाई। क्या चाह रहे हो आप? सैनिटेशन, प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर अफोर्डेबल एनर्जी। सारे पॉइंट्स को आप रिकॉल करें। क्या चाह रहे हो आप? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या चाह रहे हो आप? इंप्रूव्ड मोबिलिटी फॉर ऑल। फॉर अर्बन पॉवर्टी,
इस एंगल पे जाए, हम क्या चाह रहे हैं, टू मेक सिस्टम सस्टेनेबल, to make more and more use of green energy, clean energy, रूफटॉप सोलर्स की इंस्टॉलमेंट्स, ये आप चाह रहे हो। ठीक, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाले एंगल पे जाएं तो आपके पास क्या क्या फोकस है, एनवायरमेंटल जस्टिस, ओके, डिजिटल इंक्लूजन, आप चाह रहे हो इंटरनेट भी मिले, सिटीजन सेंट्रिक प्लानिंग हो, वाईफाई की फैसिलिटीज हो, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स हो, लोग कनेक्ट हो। भाई गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आपके लिए चल रही हैं, अगर आपकी डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी, डिजिटल इंक्लूजन नहीं होगा, आप ई गवर्नेंस के बारे में फेमिलियर नहीं होंगे, बट ऑब्वियस चीजें आपके लिए उतनी बेहतरीन नहीं हो पाएंगी। तो इन सारे एंगल्स पे आपको फोकस करने की जरूरत थी। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 8, शिवेन सर क्वेश्चन नंबर 9 आप डिस्कस करेंगे। शिवेन सर विल टेक क्वेश्चन नंबर 9 और फिर हम जब मेरे पास क्वेश्चन आएंगे देन आई विल कंटिन्यू। शिवेन सर प्लीज ज्वाइन। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, और वो क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज से, जो आप लोग ऑब्वियसली ज्वाइन करने वाले। नाउ इस क्वेश्चन को देखे, कहता है कि the ethos of civil services in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness. Elucidate. अर्थात अगर हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन बहुत सामने आपके है कि भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यवसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है। नाउ खूबसूरत क्वेश्चन, और यहां पर हम लोगों को जो जरूरत है वो जरूरत है इस चीज को जानने की कि आखिर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग किस एस्पेक्ट से कहा गया है ना। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में अगर हम लोग देखें, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, यूपीएससी के द्वारा। राइट नाउ यूपीएससी के द्वारा अगर हम लोग बात करें, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये हमारा करते हैं। नाउ सिविल सर्विसेज को हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन गवर्नेंस कहा जाता है। राइट ऑब्वियसली अब यहां पर दो चीज हमसे बात की गई है। पहली बात की गई है प्रोफेशनलिज्म की। नाउ प्रोफेशनलिज्म जब हम बात करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म में हम लोग जो सबसे पहले देखते हैं वो ये आता है कि आखिर ये प्रोफेशनलिज्म कैसे आएगा। नाउ प्रोफेशनलिज्म के आने के लिए उसमें सबसे पहली बात जो आ गई उसमें ये आया कि इसमें कॉम्पिटेंसी, राइट, यानी कि ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट लोग चुने जाते हैं। राइट इसके साथ साथ जो मैकेनिज्म बना हुआ है सिलेक्शन का, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा देती है। नाउ कॉम्पिटेंसी के साथ साथ यहां पर प्रोफेशनलिज्म में एक और इथोस ऐड होता है, एंड दैट इज अकाउंटेबिलिटी। नाउ ये दोनों एंश्योर होता है यहां पर। दूसरी बात, नाउ प्रोफेशनलिज्म में अगर हम लोग इसके सेकंड एस्पेक्ट को देखते हैं तो प्रोफेशनलिज्म में ये कहता है कि यहां पर देयर शुड बी नॉन बायसनेस। राइट तो अब किसी भी गवर्नमेंट के स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो हमारा क्या है, वो है कि नॉन बायसनेस यानी इम्पार्शियलिटी जरूरी है। राइट यानी इनका बिहेवियर, इनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है जहां पर ये इम्पार्शियल बिहेवियर रखते हैं, जो कि प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। नाउ तीसरा अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। नाउ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इसमें इसलिए कि ना कि सिर्फ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट इनके अपने प्रोफेशनल लाइफ में होता है थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एंड अदर प्रोग्राम्स where they are trained in other things as well। अगर कुछ नया आ रहा है इसके लिए कई बार इनको बाहर में भी भेजा जाता है, कंट्रीज के बाहर भी या दूसरे स्टेट्स में भेजा जाता है फॉर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग्स एंड ऑल। राइट तो वहां पर से एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट बोथ थिंक अबाउट द गवर्नेंस में कंट्री का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगा, प्लस एज अ सिविल सर्वेंट जो है वो खुद भी इवॉल्व होते रहेंगे एज पर द चेंजिंग टाइम्स एंड रिक्वायरमेंट। नाउ थर्ड एक और फैक्टर जो आ जाता है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग। ये भी इनका होता है, यानी कि जो भी डिसीजन इनका होगा दैट विल बी
to fulfill certain aim, goals and all, right? And it should be completely, one more thing, unbiased in nature. नेक्स्ट अगर हम लोग कहेंगे कि द मेन मोटिव इसका क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो हर गुड गवर्नेंस का मोटिव होता है कि दैट इज वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तो ऐसी चीजों को हम लोग प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरा एस्पेक्ट अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहला दूसरा होता है नेशनल कॉन्शियसनेस। हमसे पूछा गया, या दो पार्ट आप देखेंगे, एक तो हमारा ये है प्रोफेशनलिज्म विथ नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। नाउ नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस के लिए जब हम लोग देखते हैं, तो यहां पर नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस कुड बी ओनली बी इंक्रीज थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस। और इस इफेक्टिव गवर्नेंस को अगर कोई फुलफिल करता है तो वो है सिविल सर्वेंट्स, राइट। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि थ्रू एथिकल कंडक्ट, राइट, एथिकल कंडक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ बहुत सिंपल एक और चीज आप देखेंगे, आर्टिकल 312 अगर हम लोग देखें तो वहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज का कारण क्या है, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों सर्विसेज जो है वो अपॉइंटेड बाय द सेंटर बट दे सर्व द स्टेट, इसलिए कैडर सिस्टम है। नाउ यहां पर सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप को, एक नेशनल होमोजेनिटी को बढ़ाने का और इस तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस को उजागर करने का एक बहुत ही बढ़िया जो है वो तरीका हमारा जो है वो सिविल सर्विसेज के थ्रू फुलफिल होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे देश का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, राइट, उस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर कोई एग्जीक्यूट करने का काम करता है डिफरेंट पॉलिसीज को, तो वो है हमारा सिविल सर्वेंट। और इस तरह से वो एक इन चीजों को अप्लाई कर करके he fulfills the national consciousness with professionalism. Now अगर ये दोनों चीजें जब मिलती हैं, राइट, और ये कॉम्बिनेशन जब सिंक होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? सबसे पहला, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, कि एक प्रोफेशनलिज्म है, व्हेन आई एम डूइंग माय ड्यूटी, कीपिंग माय ओन सेंटिमेंट्स असाइड, आई एम अनबायस्ड completely, right, and my sole aim is full with objectivity, and for the national consciousness, national development is the supreme goal for me, right. तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये हमारे कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है। इट इज एंश्योर सोशल जस्टिस एज वेल, राइट, कि जो सोशल जस्टिस है वो एंश्योर करता है, राइट, और इसके साथ साथ ये सोशल होमोजेनिटी, इंटीग्रिटी एंड इन चीजों को बढ़ाता है, विच आर बेसिकली द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट और फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन एज सच, राइट। तो ये अगर देखते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो इन्होंने ये इस बार पूछा है सिविल सर्विसेज को लेकर। 150 वर्ड्स थे, दोनों चीजों को करके आप बड़े आराम से इनको लिख सकते थे। नाउ अगला क्वेश्चन कहते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन एक और आ जाता है हमारे सामने में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer, right? क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए ना, बिल्कुल पुष्टि करेंगे। अब यहां पर सिंपल सा है कि यहां पर एक बैलेंस अप्रोच लेना होगा, राइट। ऑन द सरफेस अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली इट सीम्स लाइक कि जो यहां पर कहा गया है कि इट इज एन एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म दैट इज बीइंग प्रोमलगेटेड और प्रमोटेड बाय द ग्लोबलाइजेशन एज सच। नाउ इसको भी थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग कि ऑब्वियसली ऑन द सरफेस इट सीम्स सो, ऐसा लगता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अ लॉट मेनी कंपनीज आर कमिंग, a lot many advertisement are there, the multinational companies are there, right, and who are making or giving advertisement as such that each and every commodity seems to be of dire need of a person,
राइट। आज अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल, इसको अगर आप बहुत सिंपल केएफसी ले लीजिए। केएफसी में ऐसा ऐड होगा, इसमें होगा कि अगर आप बच्चों को केएफसी नहीं ले जाते हो, इसका मतलब यू आर लैकिंग समवेयर इन द सोशल मिलियू एज सच, राइट। तो वहां पर इन चीजों के कारण एक कंज्यूमरिज्म बढ़ाया जा रहा है हमारा, तो हमारे अंदर में कल्चर में लाकर, राइट, इन चीजों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स तो इसके बारे में लिखेंगे, और इसके लिए बहुत सिंपल बात करेंगे, जहां पर हम लोग एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म के लिए हम लोग कहेंगे कि सिंपल द फिल्म्स, right, the TV serials, the advertisements, right, now the different social media, etc., are becoming the vehicle of promoting the aggressive consumerism among the people, right. So even it has become a social fashion as such, right, and to keep up with the social status, the people are being a prey of this thing, राइट, कि लोग क्या है, वो लोग प्रे बन रहे हैं, शिकार बन रहे हैं किस चीज का, एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म का, कि हम लोग को हर चीज के लिए चाहिए। आज जो है हर चीज में कंफर्ट हम ढूंढते हैं, राइट, और इसलिए क्योंकि हमें अगर थोड़ी सी गर्मी लगे तो एसी ही चाहिए, राइट ना। और भी अगर बात करें तो हर चीज के लिए वी आर drifting apart from the natural way of life, and we are becoming more and more consumeristic in nature as such. Lekin globalization is not solely responsible for it, right. Now obviously globalization is one of the factor, right, कि जिसने एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म को जन्म दिया है, लेकिन it is not the sole factor. Now how it is, we can take the example यहाँ पर कि despite globalization, despite aggressive consumerism and all, still there are certain countries, right, who value more their happiness index in terms of human happiness rather than materialistic happiness, right. And you can give the example of Bhutan, you can give the example of even Japanese society, who are still holding their culture, who are still, despite they are one of the consumer aggressors, right, they are producing a lot, but in their social life they are also keeping a bit of distance, that this consumerism should not influence their personal life and all, right. तो इसको थोड़ा बैलेंस करके लिखेंगे, राइट, जिसमें कहेंगे कि ऑन द सरफेस बिल्कुल लगता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज है कि ये सिर्फ अग्रेसिव कंज्यूमरिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन आवर माइंडसेट इज रिस्पॉन्सिबल, द वी हैविंग द inferiority complex in our culture and understanding Western culture as a supreme, right, we are more being, near to the artificial happiness rather than the nature that gives us happiness, right. We are drifting apart from the nature. All these things are there which are also responsible for it, right. तो ऐसे करके इसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कहता है महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन के ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। अर्थात नाउ महात्मा ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले हम इनको कहते हैं, writings and efforts of social reforms touched the issues of almost all subaltern classes. Subaltern classes का मतलब होता है lower classes, right? Now, subaltern classes, if we talk about Jyotiba Phule, one of the great reformers from Maharashtra, right? And here's a book, Gulam Giri, one of, we can say, one of the best book written on the plights of the depressed classes in India. Now, Jyotiba Phule was not only, concerned with the plight of the depressed classes. He has worked for every subaltern classes, and this includes even the women out here.
यहाँ पर वो वुमेन भी इंक्लूड करते हैं, जैसे he along with his wife Savitri Bai Phule, he worked for the women education. The first school for the women was started by Savitri Bai Phule, the wife of Jyotiba Phule, with the due support of Jyotiba Phule, right? Now, obviously, he understood the root cause of the social stigmas and differentiation that exist in the society against these the subaltern class or the depressed class is bowing before the Brahminic domination, and he rose his voice against the Brahminic domination. And it was not that he was against the Brahmanas as thought, as such, because many of us, when we read it superficially, now हम लोग बहुत जो हैं वो ये सोचने लगते हैं कि ज्योतिबा फुले जो हैं वो वहां पर ब्राह्मणों के खिलाफ कह रहे हैं, ब्राह्मण के खिलाफ होंगे, ऐसा नहीं था. He was against the religious monopoly of the Brahmins, राइट? कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो हैं वो रिलीजियस मोनोपोली बना लिया है कि पूजा अगर कराएंगे तो ब्राह्मण ही कराएंगे, आप खुद नहीं कर सकते हो, राइट? ही वाज अगेंस्ट दिस, नॉट अगेंस्ट a specific upper class or upper caste Brahmins or the other, right? इसके अलावा he also raised his voice for the tribal population. ट्राइबल्स के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई, right? Now his voice was against the thousands of years of the practice of untouchability and other thing, the social inhibitions that were there in the society. He raised the voice for them. So his voice was for justice, his voice was for equality, his voice was for the upliftment and empowerment of women, the tribals, the scheduled caste as what we call it today, or the other backward caste and all. And that's why he became one of the inspiration for the lower caste movement, and the people like Ambedkar, Gandhi and others were highly influenced by this great personality, and his literature as well as his teaching was there an important cause for it, right? So ये थी कहानी ज्योतिबा फुले की, और ये हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेज, राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए. 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है दोस्त इस बार. नाउ अगर यहां पर आए क्वेश्चन इंग्लिश में एक बार पढ़ूं मैं. Trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations. Now, ये क्वेश्चन कहां से पूछा? हमारे पोस्ट मॉडर्न से, पोस्ट इंडिया से, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से, राइट? तो यहां पर हम लोग देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब ये पूछा गया तो हमारा पहला चैप्टर ही पढ़ता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, वो है कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट्स. Now when we talk about the consolidation can't be compartmentalized in a single compartment that is only political. It is consolidation in all aspect, whether it is the political one, the social one, the economic one or the educational one. Now when we start with the political consolidation, उसमें हम लोग दो तीन बातें करते हैं, राइट? नाउ दो तीन बातें जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में हमारे पास आती है वो क्या क्या आ जाती है? सबसे पहले तो भैया ऐसा है कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, राइट? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जहां पर हम प्रिंसली स्टेट्स और जो थे ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट में बटे हुए थे, राइट, उनको इंडिया में एक साथ मिलाना, right? This was a great work and hats off to Sardar Vallabhbhai Patel and his effort कि ऐसे हम लोगों ने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किया जिसमें इंडिया को एक डेफिनेट टेरिटोरियल यूनिट के रूप में हमने डेवलप किया, व्हाट वी आर सीइंग इट टुडे. इसके बाद अगर हम और आगे आते हैं, और आगे आने के बाद जब पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का
की बात करते हैं तो ऑब्वियसली द फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1952 51 से लेकर 52 तक हमारा जो चला द फर्स्ट इलेक्शन, राइट। नाउ द फर्स्ट इलेक्शन जिस हुआ हमारे यहाँ पर, जहां पर हमारी जनता ने पार्टिसिपेट किया, ह्यूज जनता, अनपढ़ जनता, और उन्होंने एक मार्वलस काम किया। लगभग जो है वो 54% के आसपास जो है वोट कास्ट हुए। सबसे खूबसूरत बात इसकी थी कि जो वुमेन थी हमारी, राइट, जो कि यहां तक कि 40 लाख वुमेन ने अपना नाम तक उसमें नहीं लिखा था अपने वोटर लिस्ट में। उन्होंने लिखा था मुन्नी की अम्मा, रमुआ की बीबी, ऐसे करके उन्होंने जो वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा था, उन्होंने भी जो है वोट दिया, और वो भी बड़े अच्छे से दिया, क्योंकि हमारे जो कैंसिल हुए वोट वो मात्र 0.5% थे, राइट। तो ये हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी था, जहां हमने ट्रू डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया थ्रू पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। ये दोनों एस्पेक्ट आपको मेंशन करना होगा जब आप पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की बात करेंगे। तो जब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या स्टेज था? वी वर इन अ डायर स्टेट एज सच। नाउ हमारी इकोनॉमी बुरी तरह से अंग्रेजों ने निचोड़ लिया था, राइट। हमारे पास सर्वाइवल की भी दिक्कत थी, फूड शॉर्टेज था एंड एवरीथिंग। नाउ वहां पर हमने थ्रू प्लान्ड इकोनॉमी शुरू की, राइट। प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, खास करके पहले 2-3 प्लान्स के बारे में लिखेंगे हम लोग। पहला पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि द फर्स्ट ड्यूटी वाज टू अरेंज फूड फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन एज सच। दूसरे में हमने इंडस्ट्रियल, जो उसको महल नोबिस प्लान भी कहते हैं, वहां पर हमने इंडस्ट्रियल जो है वो कंसोलिडेशन किया, हेवी इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ाए, राइट। आईआईएम, आईआईटी वगैरह बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। इकोनॉमिक जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की गई कि इनिशियल ईयर था कंसोलिडेशन का। नाउ इसके बाद हम लोग को फूड क्राइसिस लगातार रही, थैंक्स टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। एक समय जब पीएल 480 से हम लोग अमेरिका से गेहूं मंगाकर खाते थे, नाउ आज हम वन ऑफ द ग्रेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है, राइट। और थैंक्स टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑल, तो थोड़ा सा उस कंसोलिडेशन की बात करनी होगी आपको। नाउ एजुकेशन की तरफ आते हैं। एजुकेशन में 1948 में राधा कृष्णन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड व्हिच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो एक लंबा इतिहास रहा है, राइट। और इसके कई कमीशंस रहे हैं, चाहे वो 1854 का हमारा वुड डिस्पैच का रहा हो, या फिर अगर उससे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो मैकाले का, जिसने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद हंटर जो प्राइमरी एजुकेशन पे था, राइट। या फिर उसके बाद हम लोग जो है रेलिक कमीशन जो जिसके कारण यूनिवर्सिटी एक्ट बना, चाहे फिर सैडलर कमीशन था जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए था, हार्टॉग कमीशन 1929 का अगर हम लोग देखते हैं, जो बात करता है कि भाई प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज की। और फिर जो है वो हम लोग इस तरह के कई सारे कमीशंस के बाद जब 1948, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो इन सब की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बताएंगे कि राधा कृष्णन कमेटी ने रिकमेंड किया, और उस रिकमेंडेशन ने एक जो है वो बड़ा ही अच्छा शेप दिया जो प्रेजेंट में फॉलो किया गया। फिर उसके बाद 1986 में हम लोग फिर एजुकेशन को जाकर एजुकेशन बिल लाकर न्यू एक्ट लाए, और फिर हमने देखा कि 2019-20 में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है, राइट। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो कंसोलिडेशन ऑफ एजुकेशन है, जहां पर हमने दोनों चीजों पर ध्यान दिया, वो था क्या क्या? वन, साइंटिफिक टेम्परामेंट इंस्टिल करना लोगों के अंदर में, प्लस वोकेशनल कोर्सेज को इंप्रूव करना और उसको इंपॉर्टेंस देना, प्लस एकेडमिक रिसर्च वगैरह को प्रमोट करना, राइट। इसके साथ साथ चेंजिंग नेचर, चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से एजुकेशन को मोल्ड करना, राइट। तो ये था एजुकेशन। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन में हम थोड़ा सा लिखेंगे, और वो है जवाहरलाल नेहरू नाम पॉलिसी, नॉन अलाइंड मूवमेंट,
हमने कहा क्योंकि because the world at that time was divided into two blocks. One was the communist led USSR, so USSR led communist bloc, and America led capitalist bloc. Now, as we have recently become independent and we were not in a situation to join any bloc, हम लोग ऐसे सिचुएशन में नहीं थे कि किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करते, और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने कहा कि भाई हमें दोनों से फायदा चाहिए, इसीलिए नॉन अलाइनमेंट हमने पॉलिसी को अपनाया। इसके साथ साथ हम लोगों ने वी स्टार्टेड हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप विद आवर नेबर, एंड दैट्स व्हाई इंडिया चाइना जो है वहां पर इंडिया चाइना भाई भाई चौनलाई इंडिया 1954 में आते हैं, द पंचशील एग्रीमेंट ऑफ नेहरू ये होता है, राइट ये कुछ बातें करना है, लेकिन देयर इज वाज अ फेलियर, राइट जब हम लोग 1959 में दलाई लामा को लेकर यहां पर आते हैं और 1962 में इंडो चाइना वॉर हो जाता है, जो हम लोगों को एक बार फिर रिविजिट करने को उकसाता है कि यू नीड टू रीथिंक योर नाम पॉलिसी। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सोवियत संघ की ओर चले जाते हैं, वहां से आज जो है वो फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट यानी किसी की तरफ नहीं टू मल्टी अलाइनमेंट आज हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट तो ये है हमारी कहानी। तो ये सारा कुछ था जो आप क्वेश्चन नंबर 12 में लिखने वाले थे बच्चों। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो है बड़ा बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। रेलेवेंट क्वेश्चन क्या है, क्यों है, ये समझते हैं। कहता है समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, राइट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड एक्सप्लेन, यानी कि हाउ कहना ये चाह रहा है कि हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज स्टिल रेलेवेंट। नाउ बहुत सिंपल सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर हम लोग देखें सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा अंतर आज नहीं है। नाउ जिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने प्रमोट किया वो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी की जरूरत आज के इस चेंजिंग वर्ल्ड में भी है। नाउ इस चेंजिंग वर्ल्ड में भी क्यों है, आप देखिए अगर लिबर्टी इन ट्रू सेंस डज इट इज इट देयर टुडे, नहीं आज हम बुली होते हैं किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तुम पर टैरिफ लगा देंगे, तुम पर ऐसे कर देंगे, तो डू वी हैव द लिटरल लिबर्टी एज सच, नहीं अभी भी हम लोग डिपेंडेंट इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमको कंप्लीट लिबर्टी नहीं देती है। द सेकंड टर्म इज इक्वालिटी, आर वी इक्वल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्फीयर, नहीं है, ह्यूमन इक्वालिटी नहीं है, राइट तो दैट इज आल्सो देयर व्हिच इज रिक्वायर्ड। नाउ इसके बाद फ्रैटर्निटी जो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, नहीं तो इसी फ्रैटर्निटी के कमी के कारण आज हम लोग लगभग थर्ड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल मुंह पर बैठे हुए हैं, जहां एक तरफ रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रसिया से हम देख रहे हैं कि कभी भी फुल फ्लेज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है हमारा, जहां पर यूएस वेस्ट अलाइज यूक्रेन को जिस तरह से मदद कर रहे हैं और अब लगभग ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय ये पूरे वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पर जरूरत फ्रैटर्निटी की है। नाउ इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेकर आया था, वो था सेकुलरिज्म। नाउ सेकुलरिज्म इसलिए क्योंकि ये एस्पेक्ट बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कहा कि द चर्च इज विद इन द नेशन, राइट तो ऑब्वियसली द गवर्नेंस और द कंट्री इज द रूल ऑफ द कंट्री इज अबव एनी चर्च। नाउ ये प्रमोट किया सेकुलरिज्म को। आज हम लोग देखते हैं कि ऑन द नेम ऑफ रिलीजन पैलेस्टाइन इजराइल वॉर हो रहा है, राइट हमारे अपने नेशन में हम देख सकते हैं इतना ज्यादा रिलीजियस डिफरेंसेस होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे टेररिज्म हम लोग देखते हैं, इस्लामिक टेररिज्म एंड अदर जो है वो टेररिज्म हमारे सामने देखने को मिलता है, राइट नाउ इस दौर में अगर कुछ सबसे ज्यादा रेलेवेंट नजर आता है तो द कंसेप्ट एंड द टीचिंग एंड द आउटकम दैट वाज देयर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज सच,
राइट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिर्फ किसी एक चीज से जुड़ी हुई चीज नहीं थी, बल्कि इसके कई डायमेंशंस थे। राइट, डायमेंशंस थे। जैसे कुछ और भी बात कर लें, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, राइट, राइट फॉर द कॉमनर्स। राइट नाउ, अभी भी कई जगह हम लोग देखते हैं देयर इज पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर बहुत सारे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं है। राइट नाउ, many of in many places the access to political power is lacking। राइट, इन सभी चीजों को दूर करती है एक कोडिफाइड लॉज, कई जगह हम देखते हैं नहीं है। राइट, और वहां पर जरूरत है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की। राइट नाउ, द सेपरेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, द सेपरेशन ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको प्रमोट किया था किसने? तो ऑब्वियसली फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, कि ऑब्वियसली द गवर्नेंस शुड बी इन 3 फॉर्म, देयर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। नाउ द ट्रू फंक्शनिंग ऑफ and well as the independent functioning of these 3 is the need of the hour। आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा ये है। तो आज हर तरह से हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो जरूरत बन गई है। यहां तक हमारा डिस्कशन हिस्ट्री का था। अब आपके सामने अजीत सर आएंगे, राइट, और यहां से शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 से। फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोग बिल्कुल सेशन को एंजॉय कर रहे हो। थोड़ा सा सेशन हमारा लेंदी हो गया है, तो आई विल मेक इट वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी ब्रीफ। हम सोच के आए थे कि सिर्फ आपसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और चूंकि टीचर खुद को रोक नहीं पाना और फिर हम लोगों ने बिल्कुल इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं सेशन को बिल्कुल ब्रीफ करने वाला हूं। और जो मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा है, सर एक बार क्वेश्चंस तो दिखा दो, आप आंसर बाद में बताना। तो गाइज, आपको जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, तो हम अभी क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, आंसर आपके लिए, आंसर के लिए हम एक डिटेल सेशन लेकर आएंगे, परेशान ना हो आप। फाइन। सो आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी कॉम्पैक्ट। Give a geographical explanation of distribution of offshore oil reserve of the world. How are they different from the onshore occurrence of oil reserve? विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है? 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। फाइन। तो मैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट दे रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन को डील करेंगे, मैं 2 मिनट में आपको आंसर बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते जाइए। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकेशन। मिडिल ईस्ट में कहा, पर्शियन गल्फ में कहा, नॉर्थ सी में कहा, नॉर्वेजियन सेक्टर में कहा, वेस्ट अफ्रीकन रीजन में कहा, नाइजीरिया, अंगोला, घाना, गिनिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको के रीजन में कहा, ब्राजील के सेक्टर में कहा। दैट मीन्स ओनली आई एम गिविंग लोकेशंस। एशिया पैसिफिक, साउथ चाइना सी, और अगर इंडिया की बात करें तो मुंबई हाई, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लोकेट इन अ रफ आउटलाइन ऑफ मैप अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इसके दूसरे सेगमेंट में जाएं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर अकरेंस ऑफ ऑयल रिजर्व्स। सो लेट्स मेक इट वेरी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट। आप लोकेशन का कंपैरिजन करोगे, ऑनशोर ऑफशोर। एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन का करोगे, व्हाट आर एनवायरमेंटल रिस्क इन ऑनशोर, मरीन डिजास्टर की बात करोगे, अबाउट रिजर्व साइज की बात करोगे, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करोगे, और लास्ट में समराइज करोगे एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारे एंगल्स आप दोनों को कंपेयर करोगे, इट इज सफिशिएंट इनफ फॉर 250 वर्ड्स। आपकी डिमांड पे आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी कॉम्पैक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। अब एक बार आपको देख के लग रहा है कि सर ये साइंस एंड टेक तो नहीं पूछा। हाउ कैन AI and drones be effectively used along with
GIS Geographical Information System and RS Remote Sensing Techniques in Locational and Aerial Planning। बहुत कॉम्पैक्ट आपका आंसर बता रहा हूं। स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS और RS तकनीकियों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। रोल ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एंड रिमोट सेंसिंग इन प्लानिंग। आप इसमें मैपिंग, मल्टीलेयर एनालिसिस, लैंड यूज, ट्रांसपोर्ट, वाटर, पॉपुलेशन, सारे एस्पेक्ट पे फोकस करोगे आप। अगर रिमोट सेंसिंग की बात करें, वेजिटेशन, सॉइल, लैंड कवर, क्लाइमेट, अर्बन प्लानिंग, उस पर फोकस करेंगे आप। ठीक। AI कैसे एनहेंस कर रहा है भाई? इंटीग्रेशन विद द बिग डेटा, 3 डायमेंशनल मॉडल, more effective planning, more clarity, more accuracy, more pattern recognition, है ना, ऑटोमेशन इन स्पेशल एनालिसिस। और अगर आप ड्रोन्स की बात करोगे तो ड्रोन हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की बात करें, रैपिड लैंड सर्वे की बात करें, बट ऑलवेज इट इज गोइंग टू मेक इट मोर एंड मोर इफेक्टिव। चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, अर्बन प्लानिंग की बात हो, स्मार्ट सिटीज की बात हो, सारे एंगल पे हम इसमें फोकस करने वाले हैं। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16, अगर इस पे आए हम, ये टॉपिक से बार बार यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती रही है। वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कोर ऑफ द बैकबोन ऑफ द geomorphology, discuss how the changes in shape and size of continents and ocean basin of the planet takes place due to tectonic movement of crustal masses। चर्चा कीजिए कि ग्रहों के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप, साइज में क्रस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। ठीक। दैट मीन्स यू हैव टू लिंक, स्टार्ट फ्रॉम वैगनर्स थ्योरी ऑफ, अब मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पेंजा के ब्रेक डाउन, फिर हाउ इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर मार्जिन कन्वर्जेंट है, क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर द फीचर्स, हमने क्लास में डिस्कस किया है। अगर मार्जिन डाइवर्जेंट है तो वहां पे क्या क्या हो रहा है, और अगर मार्जिन ट्रांसफॉर्म है, कंजर्वेटिव है, तो वहां पे चीजें क्या क्या हो रही है। कन्वर्जेंस, इफ कन्वर्जेंस इज बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल मार्जिन तो क्या, 2 ओशनिक तो क्या, 1 कॉन्टिनेंटल 1 ओशनिक तो क्या, उन सारे एंगल पे आपको फोकस करना है। अबाउट हॉट स्पॉट एंड वॉल्केनिज्म, उस पर भी बात करोगे आप, अबाउट हॉट स्पॉट वॉल्केनोज की बात करोगे। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करोगे, अबाउट ओरोजेनी, अबाउट माउंटेन बिल्डिंग, अबाउट क्लोजिंग ऑफ सीज, हाउ Tethys got consumed because of collision between continent and oceanic crust of Tethys got consumed, about island arc orogeny, about new land formation। और अभी आप करेंट से लिंक करोगे, वी हैव फाउंड जियालैंडिया, जिसका 15% लॉस्ट कॉन्टिनेंट का न्यूजीलैंड है। अभी आप देख रहे हो अफ्रीका इज रिफ्टिंग एंड देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट एंड न्यू ओशन एज वेल। तो आप उसे करंट से लिंक करके समराइज कर दोगे, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में डाल दोगे। फाइन, बड़ा टॉपिक है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन with special reference to land, soil and water resources। भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। सी, अगर हम गैंगस्ट्रिक बेल्ट की बात करें तो आप इसे बांट दोगे, अपर गंगा प्लेन, उत्तराखंड का रीजन ले लोगे आप, मिडिल गंगा प्लेन, ईस्टर्न यूपी बिहार का पार्ट ले लोगे आप, लोअर गंगा प्लेन आप वेस्ट बंगाल अप टू सम एक्सटेंट ऑफ बांग्लादेश। 3 सेगमेंट में आप इसे बांट दोगे। ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे, फिर फोकस करोगे उसके लैंड रिसोर्स की, सॉइल की, बांगर की, खादर की, एलुवियल की,
उसके बारे में कॉम्पैक्ट बात करोगे, लैंड की बात करोगे, फार्मिंग पैटर्न की बात करोगे, वाटर की बात करोगे, एंड हाउ नाउ अडेज, अभी मैं आपको करंट अपडेट बता रहा हूं, बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून दिस ईयर ओनली, अगर हम मिड गंगा प्लेन की बात करें, पीपुल वे सफरिंग बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैसिव ग्राउंड वाटर। एक तरफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन मुद्दा है, दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है। और जिन रीजन में ट्यूबवेल वगैरह है, जाहिर सी बात है वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर, बलिया, पटना, जौनपुर, ये सारे रीजन जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड आर्सेनिक इज अ बिग इशू। तो आप उन सारे पैटर्न पे फोकस करेंगे। बहुत ही कॉम्पैक्ट कंटेंट, ज्यादा है, 250 वर्ड्स में ग्राफ बना के डायग्राम ड्रॉ करके वहां पे मेन मेन पॉइंट्स को आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेंशन करेंगे। फाइन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आए तो शिवेन सर 18 और 20 आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी शिवेन सर। सर। जी सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी? इलस्ट्रेट योर आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस। नाउ अब बात करें अगर इसमें, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि वाई फास्ट फूड कल्चर इज, अगर हम लोग फास्ट फूड कल्चर बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है ना, उसके जो रीजंस हैं वो, उसका एक पहला इंपैक्ट है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा जो है वो आधुनिक समाज में, और डिस्पाइट हम लोग पता है फास्ट फूड खाने से, जंक फूड खाने से हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, 20 तरह की बीमारियां होती हैं, राइट, हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, लीवर खराब हो रहा है। इसके बावजूद हम उसकी ओर क्यों जा रहे हैं, उसके रीजंस पहले समझ लें ना। सबसे पहला हमारा है कि अब ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे पास में टाइम की कमी हो गई है। नाउ हमारा जो है, हम जॉब करते हैं इसलिए हमारे पास टाइम की कमी होती है, और इस टाइम की कमी के कारण हम कोई भी रेडीमेड फूड को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। नाउ दूसरा इसका रीजन जो है वो आसानी से एक्सेसिबिलिटी है, इसकी हर जगह तुरंत मिल जाता है ये। तीसरे इसके साथ में है कि अगर आज जो है हमारा डिस्पोजल हायर, वी हैव हायर डिस्पोजेबल इनकम, आउट हमारे पास पैसे जो हैं वो पहले से बढ़ चुके हैं। पैसे बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि अब पैसे हैं, अब चलो यार पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, इसके लिए भी एक इशू ये भी है। इसके साथ साथ जो है एक पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर का मतलब दोस्त खाता है वो खाता है इसलिए हम भी खाएंगे, राइट। तो इन सब रीजन से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ पर फास्ट फूड कल्चर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो देयर आर सर्टेन इंडियन इनोवेशन एज वेल। जो आखिरी वाले पॉइंट को बहुत ही क्रिस्प में, हम लोग बहुत छोटे में बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल इसमें जा सकते हैं, लेकिन इसको बहुत क्रिस्प करके मैं बहुत छोटे में बता रहा हूं कि आप इंडियन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नाउ बर्गर, बर्गर में हम लोगों ने इंडियन इनोवेशन कर दिया, आलू की टिक्की डाल दी, उसके अंदर में कुछ जो है वो बनाना शुरू कर दिया, राइट। हम लोगों ने जो है पास्ता को इंडियनाइज्ड कर दिया, राइट। नूडल्स में हम मैगी मसाला जो है इंडियन मसाला डाल के करना शुरू कर दिए, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने इंडियन जो है वो फास्ट फूड को इंडियन हिसाब से चीजों को क्या किया है, मोल्ड अप कर लिया है। इम्पैक्ट इसका बहुत ही बुरा है, लेकिन आज जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, इन फैक्टर्स के कारण ये लगातार चलन में है, और इन्हीं चीजों को आपको यहां पर डिस्कस करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 मैं कर लूं, क्योंकि इसके बाद 19 वाला क्वेश्चन सर आपके साथ करेंगे, तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 20 कर लेता हूं, राइट। कहता है कि क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों, विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए, राइट। यानी कि डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस,
those of displacement and of rehabilitation. Now, ट्राइबल को अगर हम लोग देखें तो आज ट्राइबल की समस्याएं इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा है, राइट? और उसका कारण क्या है कि द ट्राइबल पीपल आर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, राइट? और जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स बनाने हैं, उसके लिए जो बिग रिजर्वायर्स होंगे, जहां पर डैम्स बनाए जाएंगे, वो सारे जो है वो ट्राइबल एरियाज में फॉल करते हैं, जिसका सीधा सीधा जो है वो इंपैक्ट क्या होता है कि इनको वहां से डिस्प्लेस किया जाता है। डिस्प्लेस करने के बाद इनके बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कि इनके लिए एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट जो है वो ऑक्यूपेशनल फैसिलिटीज नहीं होता है। नाउ इसके साथ साथ कुछ कल्चरल आइडेंटिटी है उनके, जैसे कोई पेड़ उनका कोई देवता रहा होगा एंड ऑल, इसका लॉस होता है। प्लस जो घर है, कई बार उनको घर भी बना के ढंग से नहीं दिए जाते हैं, कई बार ऐसी जगह दिया जाता है जहां पर कोई क्रॉप प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो सकता है। तो ये रिहैबिलिटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा समस्या रहा है, राइट? नाउ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने, थैंक्स टू नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑफ मेधा पाटकर, राइट, फाइनली इंडिया ने कॉन्क्रीट जो है ट्राइबल रिहैबिलिटेशन, ट्राइबल नहीं, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई, जिसने बहुत सारे जो है वो अ, अपने सुधार किए और बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की कि इसमें हम जिस एरिया में जा रहे हैं, जहां पर माइंस है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एबली कंपनसेट करेंगे, नाउ लाइवलीहुड का ध्यान रखेंगे, नाउ प्रॉपर एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज देंगे, और इस तरह की बात गवर्नमेंट ने की है। नाउ यहां पर जो है ये सब बातें करने के बाद कहना है कि ट्राइबल डेवलपमेंट डज नॉट, राइट, रिवॉल्व अराउंड ओनली दीज टू थिंग्स, राइट? ये तो है दोनों, बिल्कुल, लेकिन जो ट्राइबल डेवलपमेंट का इशू जो है वो इसके साथ साथ कुछ और भी एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, द नो चेंजिंग एटीट्यूड एज वेल, राइट? क्योंकि ट्राइबल पीपल हैं, कई समय से कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, वो जल्दी चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को, तो मॉडर्न डेवलपमेंट्स को नहीं उठाते हैं। इसके साथ साथ कई बार गवर्नमेंटल एफर्ट्स भी है जो उनके रियल रीड्स को नहीं समझ पाती है। कई हमारे एक्ट है जैसे पेसा एंड अदर्स, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पेसा जो है वो पूरी तरह से अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, राइट? वो सब भी इश्यूज हैं जो इनके डेवलपमेंट के लिए में एक बाधा बन रहे हैं, राइट? लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19, एक बार फिर मैं वापस लेके चल रहा हूं आपको। मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया, 18 के बाद 20 डिस्कस कर लिया, नाउ 19 के लिए सर के पास वापस चलते हैं। अजीत सर आपको बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे। तो गाइस सेशन थोड़ा हमारा लेंदी हो गया, बस मैं आपको क्वेश्चन दे के छोड़ रहा हूं। सी, achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with the poor people's need in the country like India. Comment. तो ये आपको 250 वर्ड्स में जनरलाइज क्वेश्चन है। आपको ये दैट मीन्स बाय मेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ग्रोथ, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, आपको इस पे कॉम्पैक्ट करना था। फाइन। तो चूंकि आज का सेशन हमारा सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस था कि क्वेश्चंस क्या है, तो एक क्विक रिकैप में आपको क्वेश्चन सारे दिखा दूं। ये जीनो आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जीनो आईएएस के फेसबुक पेज पे भी क्वेश्चंस हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक। तो गाइज आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे 7 PM विद कॉम्पैक्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट फोकस डिस्कशन ऑफ जीएस पेपर 2। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र सर, थैंक यू, गॉड थैंक यू ब्लेस सर। यू, जय हिंद। जय हिंद। सर को रखिएगा।